तो क्या देख रहे हैं इसमें, कंप्यूटेशन किसका, टोटल टैक्स लायबिलिटी का कितना आया, उससे पता चलता है फिर कितना हमको टैक्स देना है कितना नहीं देना। तो हेडिंग में जैसे बुक में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स और असेसमेंट ईयर किस ईयर के लिए, 23-24, मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 22-23। तो जरूरी नहीं है कि बाद में भी फ्यूचर में भी यही स्टेप्स रहेगा, क्योंकि चेंज होता है लॉ, है ना, तो कुछ ऐड माइनस रूल के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं, है ना। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलता है, जो हम लोग पहले चार्ट किए थे, पहले क्या कंप्यूट कर, पहले देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, फिर उससे हम लोग क्या करते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के बाद सेकंड स्टेप क्या था हमारा, ठीक है, क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग कौन कौन सा टोटल अदर हेड का निकालते हैं, ठीक है। फिर ये सब क्लबिंग एग्रीगेशन ये सब करके अपना अपना जो हेडिंग का डिडक्शन देके हम लोग लास्ट में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ये सब करके किसमें आ जाते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में आ जाते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग जानते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U, है ना। तो जितना हम लोग डिडक्शन है वो माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल इनकम आ जाता है। टोटल इनकम को हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं 10 रुपीज में, मतलब अगर मेरा है इनकम 14 तक है, 15 तक है, तो वो 10 में चला जाएगा, क्लियर हो गया। और 15 या उसके अबव है तो नेक्स्ट 20 में चला जाएगा, क्लियर हो गया। 10 रुपीज में राउंड ऑफ कर, सेक्शन 288 है। तो इसमें हम लोग टोटल इनकम पे फिर हम लोग टैक्स कंप्यूट करते हैं, और पहले हम लोग चेक कर लेते हैं मेरा एग्रीकल्चरल इनकम है कि नहीं, और नेट एग्रीकल्चरल इनकम अगर मेरा कितना से ज्यादा है, नेट एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है, जितना भी मेरा खर्चा लगा जो अलाउड है उसको माइनस करने के बाद, नेट एग्रीकल्चरल इनकम अगर मेरा 5000 से ज्यादा है और मेरा टोटल इनकम किससे ज्यादा है, एग्जेम्पशन लिमिट। एग्जेम्पशन लिमिट क्या होता है, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो हम लोग पढ़े हैं 2.5 लाख तक नॉर्मल इंडिविजुअल केस में, और सीनियर सिटीजन है तो 60 या उसके ऊपर साल के हैं तो कितना 3 लाख, और सुपर सीनियर है मतलब 80 इयर्स या उससे भी अबव है तो 5 लाख तक। तो उससे अगर आपका ज्यादा इनकम है, ठीक है, और HUF AOP BOI के केस में तो हम जानते हैं 2.5 लाख ही तक छूट दिया गया है, उससे ज्यादा इनकम है, मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, नेट एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से ज्यादा और टोटल इनकम किससे ज्यादा होना चाहिए, एग्रीकल्चरल इनकम। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा चैप्टर 2 जो एग्रीकल्चर इनकम वाला चैप्टर, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि हम लोग ये प्लस कर लेते हैं टोटल इनकम जो भी आ रहा है उसमें नेट एग्रीकल्चर इनकम जो उस आता है इनकम उसको बोलते हैं एग्रीगेट इनकम, उस पे हम लोग टैक्स निकालते हैं। और टैक्स निकालने का हम लोग रूल जानते हैं क्या होता है, स्पेशल वाला जो इनकम है उस पे स्पेशल टैक्स रेट लगता है, जैसे STCG अंडर सेक्शन 111 है, और इसको छोड़ के अगर कोई STCG है तो नॉर्मल STCG होता है, वो हमारा नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाता है, ठीक है। और फिर LTCG है जैसे 112 वाला, 12A वाला, इसी तरह वेरिंग फ्रॉम लॉटरीज है, ये सब स्पेशल इनकम है, तो इसका अलग कंप्यूटेशन होता है, ठीक है। तो स्पेशल रेट पे टैक्स निकाल देते हैं हम लोग, और फिर बाकी जितना भी मेरा नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट हम लोग का लगता है कि 2.5 लाख तक कुछ नहीं है, फिर उसके बाद 5 लाख 10 लाख पे ये रेट है, तो हम लोग का क्या आ जाता है, टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम आ गया ये, तो इसको हम लोग मान लेते हैं A। और फिर हम लोग निकालते हैं जो नेट एग्रीकल्चरल इनकम है उस पे हम लोग एग्जेम्पशन लिमिट जो भी है मेरा, ठीक है, अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख, नहीं तो 5 लाख या जो भी है 2.5 लाख, उसके हिसाब से प्लस करके उस पे टैक्स निकालते हैं। फिर जो हमारे इसको मान लेते हैं B, तो A माइनस B क्या आ जाता है, टैक्स ऑन टोटल इनकम। ये कब करना है, ये इसको ध्यान देना है जब एग्रीकल्चर इनकम होगा और नेट एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से ज्यादा होगा और एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होना चाहिए आपका टोटल इनकम, तभी ये स्टेप आएगा, नहीं तो ये आएगा ही नहीं, क्लियर है। तो क्या आएगा, नॉर्मल केस में जहां नेट एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख ही नहीं है या है ही नहीं, तो ये स्टेप्स आएगा। ये स्टेप्स मतलब सिंपल में सिर्फ क्या निकाल देंगे, टैक्स, क्लियर हो गया। मतलब 2 बार आपको टैक्स निकालना, बस एक बार टैक्स निकालिए स्पेशल रेट वाले पे स्पेशल रेट लगा के, और फिर नॉर्मल पे नॉर्मल, क्लियर हो गया, स्लैब रेट लगा के। फिर हम लोग रिबेट को लेस करते हैं, अगर 87A वाला अगर है आप 5 लाख से, अगर आपका इंडिविजुअल को सिर्फ मिलता और किसी को नहीं मिलता, इस पे ध्यान देना है, सिर्फ इंडिविजुअल 5 लाख ही तक अगर आपका इनकम है तो ही ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500 तक का जो रिबेट है वो आ जाएगा। फिर रिबेट अभी के लिए, क्योंकि असेसमेंट ईयर फिर चेंज हो सकता है, ठीक है, मिले नहीं मिले किसी ईयर में। फिर रिबेट अंडर सेक्शन 86, क्योंकि हम लोग जानते हैं AOP या BOI का अगर टैक्स ऑलरेडी वो पे की हुई है वहां, ठीक है, और जो भी रूल है इसका, अगर उस रूल के हिसाब से
हम लोग देखें अगर वहाँ पे पे की हुई है और इनका एक नॉर्मल इनकम के विदिन है, तो मतलब जो रूल है वो देखेंगे। तो रिबेट अंडर सेक्शन 86 किस क्या होता है, जो एओपी जीओआई ऑलरेडी टैक्स फ्री है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो उसको हम लोग लेस कर देते हैं। ठीक है, तो एओपी का अगर इनकम आपने इंक्लूडेड है और एओपी ऑलरेडी टैक्स पे की हुई है नॉर्मल रेट्स पे, है ना, तो उस पे हम लोग क्या देते हैं, क्योंकि वहाँ पे है इसलिए हम माइनस कर देते हैं। तो जितना भी एओपी वाला इनकम आपकी इनकम में प्लस है, उस पे आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट, है ना। तो इलस्ट्रेशन हम लोग किए थे, ठीक है। ठीक है, तो रिबेट ये भी लेस हो गया, तो हमारा जो भी अमाउंट आता है अभी के हिसाब से ये टैक्स आपको देना है। और अगर आपका 50 लाख से ज्यादा इनकम है तो सरचार्ज लग जाएगा, है ना। क्लियर हो गया, तो सरचार्ज ऐड हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है इसमें कि 50 लाख वाला केस तो जो इनकम के ऊपर है, डीम्ड इनकम जो क्लबिंग वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े, डीम्ड इनकम है, जैसे कैश क्रेडिट आपके में पाया गया या अनरिकॉर्ड कुछ कैश पाया गया जिसका आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे कहां से आया, इन्वेस्टमेंट किया एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे कहां से आया, ज्वेलरी मिलता है कुछ इसी तरह कुछ मिलता है जिसका आप सोर्स नहीं बता पाते कहां से आया मेरे पास, या इलीगल सोर्स है या ठीक नहीं है, तो आप और पकड़ा गया है या पता चला है, तो आपको या आप खुद ही बोल रहे हैं ये ऐसा इनकम है जिसपे हाईएस्ट टैक्स रेट, क्या है टैक्स रेट 60% पे लगेगा ना, और फिर उस पे 25% सरचार्ज प्लस हो जाता है, तो वो वाला केस यहाँ कवर नहीं हो रहा, उस पे तो अलग से केस, वो अलग से टैक्स निकलता है, वो अलग से आपको देना है, प्लस एजुकेशन सेस भी उसमें 4% प्लस होता है। तो डीम्ड इनकम है तो स्पेशल है उस पे भी, लेकिन उस पे क्या होता है, कंप्यूटेशन ही अलग होता है, उसका अलग से पेमेंट करते हैं, है ना। 60% और फिर 25% और 4%। क्लियर है सबको, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सरचार्ज भी हम लोग का ऐड हो गया, अगर 50 लाख से नॉर्मल केस में ऊपर है या 1 करोड़, ये जो हम लोग का जो भी रेट लगता है वो रेट हम लोग लगा लेंगे। फिर मार्जिनल रिलीफ जो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे, ये क्या होता है कि 50 लाख से तो ज्यादा है पर या 1 करोड़ जो है उससे ज्यादा है, लेकिन आपका टैक्स जितना इनकम बढ़ा है उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है ना, तो जितना अगर बढ़ गया तो उतना का आपको क्या मिल जाता है, रिलीफ, उसी को क्या बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ, है ना। तो बस थोड़ा सीमांत राहत इसलिए बोलते हैं, बस सीमा से बस थोड़ा ही सा आगे पीछे, है ना, थोड़ा ही सा आगे गया है, तो जितना टैक्स बढ़ा है उससे ज्यादा आपका मतलब इनकम जितना बढ़ा है उससे ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग डिटेल में किए। फिर एचईसी प्लस कर देते हैं हम लोग, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, और फिर हम लोग इसमें माइनस करते हैं कोई रिलीफ अगर हमको मिला सेक्शन 89 में, वो क्या है, सेक्शन 89 वाला अगर अर्लियर कुछ पिछले साल का पैसा अभी मिल गया आपको, है ना, या हम लोग पढ़े थे सैलरी मोर देन 12 मंथ्स का मिल गया आपको, या एडवांस मिल गया सैलरी आप ले लिए, और इस ईयर में इसी तरह प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी भी था, ठीक है। तो जो भी उसका लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो वो सब क्या होगा आपका, पिछले ईयर में मिलता तो कम टैक्स लगता, लेकिन इस ईयर में मिल रहा है इसलिए आपको अगर ज्यादा टैक्स लग रहा है तो उस पर उसी तरह राहत दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिलीफ अंडर सेक्शन 89, ठीक है। तो ये हो गया, तो वो लेस कर देंगे। फिर टोटल टैक्स पेबल आ गया हमारा, तो टोटल टैक्स पेबल जो आता है उससे हम लोग लेस कर देते हैं क्या, टैक्स अगर हम कुछ भी पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे अगर टीडीएस हम पेमेंट कर चुके हैं, मतलब मेरा कर चुका है टीडीएस, वो तो मेरे तरफ से टैक्स तो चला ही गया है ना, तो आप लेस करेंगे कि हम इतना टीडीएस दे चुके हैं, ठीक है। फिर टीसीएस टैक्स कलेक्शन भी हो चुका है तो उसका भी हो गया टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। फिर एडवांस टैक्स, अगर साल में 10,000 से ज्यादा की लायबिलिटी बनता है तो हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी होता है कि जो डेट्स दिए गए हैं उसके अंदर हम लोग, ठीक है, जमा करते जाए, है ना। तो अगर हम जमा किए हैं तो वो भी माइनस हो जाएगा, है ना। और फिर डबल टैक्सेशन रिलीफ, अगर इंडिया का किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट है जिसके तहत आपको राहत दिया जा रहा है, तो ये अगर होगा तो ये भी हम लोग क्या हो जाएगा, जितना प्रोविजन के हिसाब से रूल के हिसाब से छूट मिलना चाहिए उसका मिल जाएगा। और लास्ट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आप अपने से खुद से कुछ टैक्स जमा कर दिए कि आपको लगता है इतना मेरा और बनता है टैक्स, ठीक है, तो वो क्या रिटर्न जमा करने से पहले, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मतलब साल वाले ही जैसे मेनली बोलते हैं कि मार्च का 15 तारीख के बाद जैसे जमा कर रहे हैं, या ठीक है बाद में रिटर्न फाइल करने से पहले आप कर रहे हैं, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के वो क्लॉज में चला जाता है। उसके बाद फिर मतलब इतना तरह का टैक्स आपके द्वारा ऑलरेडी जमा हो चुका है, तो टोटल टैक्स जो पेबल आया उससे आप माइनस क्या कर दीजिए, जितना टैक्सेस आप पे कर चुके हैं। जैसे 1 लाख अगर आया आपका टोटल टैक्स पेबल, और उसमें आप ऑलरेडी 80,000, जैसे 5 लाख मान लेते टीडीएस हो गया, 5,000 ये हो गया, कुछ आप इसमें दिए, फिर इसमें है, कुछ इसमें है, सबको मिला के 80,000 आपके नाम पे ऑलरेडी जमा है, ठीक है। तो अब आपको कितना और जमा करना है, 1 लाख माइनस 80 कितना देना है, और 20। इसी को क्या बोलते हैं, नेट टैक्स पेबल। अगर है दूसरा केस, 1 लाख आपका है यहाँ पे ऑलरेडी टैक्स आ रहा है और आप जमा कर चुके हैं ऑलरेडी 1,30,000, या कट चुका आपका 1,30,000, तो आपको आप ज्यादा दे चुके हैं ना,
तो बाकी का तीसरा क्या है, रिफंड, इसलिए माइनस में आ गया, तो ये क्या हो गया, रिफंड, ये अब आपको मिलेगा पैसा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो नेट टैक्स रिफंड हो गया अगर ये माइनस में चला गया है। ठीक है, तो ये नेट टैक्स पेबल या नेट टैक्स रिफंड आ जाएगा, कुछ भी प्लस में आया तो पेबल, माइनस में आ गया तो रिफंड आ गया। ठीक है, फिर इसके साथ लास्ट में अगर कोई पेनाल्टी और फाइन जो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंपोज करती है वो भी हम लोग ऐड करते हैं। इसका मेनली पता, कुछ पेनाल्टी ऐसा हो सकता है बाद में पता चले। ठीक है, तो ऑलरेडी जैसे कुछ फाइन्स होते हैं अगर आप लेट से जमा कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, तो या लेट से टैक्स भरे हैं, जैसे एडवांस टैक्स आपको समय से जमा करना था आप नहीं कर पाए, तो उसमें भी आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शन होगा। लेट फाइलिंग के लिए जैसे हो गया 234A, 234B हो गया, एडवांस टैक्स आप लेट से जमा किए है ना, या जिस डेट में करना था निकले, तो 234, 234B और 234C ये भी आपका जो टैक्स जमा होना था उससे संबंधित है। ठीक है, तो सिंपल में हम लोग क्या यहाँ पे करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने से पहले आपको आपका टोटल इनकम पता होना चाहिए। टोटल इनकम पे टैक्स एकदम सिर्फ समरी में समझिए, टोटल इनकम पता होना चाहिए, तभी ना आप टैक्स निकालेंगे। तो किस पे क्या रेट लगता है वो निकाल देते हैं हम लोग, किस रेट पे इतना, तो टोटल टैक्स आ जाता है आपका, जितना भी रहा था ये सब लेस करते करते वो, फिर जितना भी टैक्स आपका साल भर में जमा है या साल के बाद भी आप रिटर्न फाइल करने से पहले, जैसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स है आप खुद से जमा कर दिए इतना, तो क्या हुआ, उसको लेस करने के बाद जो आता है फिर उसका भी पेमेंट। तो रिटर्न जमा करने से पहले सुनिश्चित करना होता है कि आप सारा टैक्स पे कर दिए। हालांकि अभी का जो हम देख रहे थे कि आप टैक्स जमा करने से पहले भी वो कर सकते थे, अभी का अभी लेटेस्ट वाला अभी जो फाइल कर रहे थे, लेकिन उसमें समय दिया जाता है कि इतना दिन के भीतर आप टैक्स जमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो ठीक है, लेकिन नॉर्मल केस क्या है कि बेटर केस क्या होता है कि आपका जितना भी टैक्स आया आपको जमा करके फिर फाइल कर देना चाहिए, ना कि पूरा प्रोसेस ही खत्म हो जाए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो सिंपल में हम लोग क्या करते हैं, पहले टोटल इनकम निकालते हैं। टोटल इनकम के लिए पहले हम लोग का ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम निकालने से पहले शुरू स्टेप क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर टोटल इनकम हर हेड में कितना आया है उसको हम लोग जोड़ते हैं, क्लबिंग करते हैं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, डिडक्शन देते हैं, जिससे हमारा फिर टोटल इनकम आ जाता है। तो मतलब ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन टोटल इनकम, टैक्स निकाले, जितना छूट मिलना चाहिए वो छूट दे दिए, सरचार्ज लगेगा तो लगा दिए, मार्जिनल रिलीफ होगा तो हो गया, एचईसी जो करते हैं वो, फिर छूट लास्ट में एरियर वाला ये सब आ गया, टोटल टैक्स पेबल आ गया, जितना हम पेमेंट कर दिए वो माइनस हो गया, अब जितना बच रहा है उतना आपको पेमेंट करना है या आपको रिफंड मिल जाएगा। क्लियर है? जीरो भी हो सकता है, जरूरी है कि पेमेंट ही करना पड़े, आप पहले ही पूरा पेमेंट कर दे तो क्या आएगा, जीरो। लास्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, अगर ये जीरो आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, खत्म हो गया। जैसे हमको पता है हमको टैक्स पे करना है 500 रुपया, तो हम पेमेंट कर दिए, तो अब तो मेरा टैक्स नहीं आएगा ना। समझ में आया? अभी के हिसाब से जो हमको लग रहा है 500 रुपया और पूरा कैलकुलेशन ठीक है, तो बस खत्म। तो ये जरूरी नहीं है आपका नेट टैक्स पेबल या नेट टैक्स रिफंड ही आएगा, जीरो भी तो आ सकता है। क्लियर हो गया? जीरो भी आ सकता है, कब, जब ना ही पेमेंट करना पड़े ना ही रिफंड हो, जीरो हो गया। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये हम लोग किए। तो इसका बुक में भी ये आपका प्रैक्टिकल में भी आ सकता है, इसीलिए आप का मतलब स्टेप्स आ सकता है लिखने सिर्फ आपको। तो हम लोग दोनों चीज करेंगे, क्या करेंगे, दोनों में एक तो हम लोग ये चार्ट बनाएंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, स्टेप्स लिख देंगे। तो आप बेटर क्या कर सकते हैं, पहले आप चार्ट ही बना दो एक पेज, या पहले चार्ट ही बना दो फिर उसको स्टेप्स में लिख दो। क्लियर हो गया? ठीक है, तो प्रैक्टिस का मेन जरूरत है, इतना सारा स्टेप्स नहीं आता है एग्जाम में, आपको कुछ स्टेप्स आ जाएगा तो उसको हम लोग कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो जो बेसिक प्रोसीजर है उसको, तो ये बस है कि अगर एग्जाम में आया पूरा स्टेप लिखने तो, नहीं तो इतना स्टेप नहीं लिखना है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो हम लोग यही रुकते हैं।